हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर से हम बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी मैं आपको बीएचयू रीड 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको मैं आपको अच्छी तरीके से एक बार बता दूं कि किस तरीके से आपको 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको ट्रिक्स फॉलो करनी है। तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है बीएचयू रीड 2022-2023 का जो एग्जामिनेशन है ये 25 जून 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हम कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो लेक्चर्स, हम आपको थियोरी वीडियो लेक्चर्स प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। थियोरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं एंड देन एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ट्रिक्स क्या होगी, किस तरीके से आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। देन हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ। इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं हर एक टॉपिक पर। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हर एक टॉपिक पर नोट्स कवर कर रखा है। और ये सारा जो स्टडी मटेरियल है आपको हिंदी में भी हम प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में हम आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और हमारे मटेरियल के साथ साथ हम आपको ये भी गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको 40 में से डायरेक्टली 30 से 35 क्वेश्चंस हम एग्जाम में आपको देखने ही मिलेंगे हमारे इस कंटेंट से। ये हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो जैसे कि आपको जल्द से जल्द एग्जामिनेशन आपका 25 जून को है, तो इसीलिए आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस कर आप प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशियंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। नमूने के किसी भी स्तर पर चयन के लिए उपलब्ध उचित पहचान वाले जनसंख्या के सभी तत्वों को कहा जाता है। All the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आपके सभी तत्व, जनसंख्या के सभी तत्व उनके आपके पास एक पहचान मौजूद है, आपके पास एक पहचान उपलब्ध है आपके नमूने के किसी भी स्तर पर। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, हम फिर से देख लेते हैं। नमूने के किसी भी स्तर पर आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध है। सो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम नमूना कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, फिर या फिर नमूना चयन ढांचा कहते हैं, या फिर यूनिवर्स मतलब समस्त विचाराधानी और विचाराधीन विषय कहते हैं। ओके, सो याद रखिएगा आपके पास यहाँ पर आपको जो कुछ आपको बताया गया है इस प्रश्न में आपको एक जगह लिख लेना है।
जैसे इस प्रश्न में आपको बताया है, आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है, उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब आपके सारे तत्वों की आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है। आपकी जो पॉपुलेशन है वो सारे उनके जो एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स, मतलब आपकी जो जनसंख्या है उसके सभी तत्वों की आपको पहचान है। पहचान आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपलब्ध है। कहाँ पर? नमूने के सभी स्तर पर। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, कुछ इस तरीके के आपके पास पर्ची होंगी जिसमें आपके पास सारी आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपके पास पहचान उनकी उपलब्ध होंगी। मतलब एक लिस्ट प्रेजेंट होती है आपके पास जिसमें आपके पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप उनको पहचान सकते हो। तो इसे हम कहते हैं, इस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम जिसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा। नमूना चयन ढांचे में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है, आपके पास एक पर्चा होता है जिसमें आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो उसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब जो गलत ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सैंपल जिसे हम नमूना कहते हैं, सो नमूना क्या होता है, आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो, कुछ लोगों को चुन लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो सैंपल में आपको सारे नमूने की आपको आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान उपलब्ध नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका विकल्प बी है सैम्पलिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में भी सैम्पलिंग यूनिट ही कहते हैं, आपको याद रखना है। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, जैसे आपने आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को चुन लिया, जो कि आपके सैंपल बन जाते हैं। अब सैंपल में आपके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, समझ लो आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स में आपने 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिसमें से हर एक एक पर्सन को आपका हो गया, वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट में भी अभी आपके पास कोई पर्ची नहीं होती जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा। देन हम विकल्प डी देखते हैं जो कि है यूनिवर्स। तो याद रखिएगा यूनिवर्स, जिसे जनसंख्या भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्स क्या होती है, आपकी टोटल, आपकी पूरी, आपकी कुल जनसंख्या को हम कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स भी इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सैम्पलिंग फ्रेम और नमूना चयन ढांचा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है और विकल्प सी है, नमूना चयन ढांचा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता का नमूना नहीं है? Which among the following is not a type of probability sampling? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं, उसका टाइप हमें गिवन नहीं है। सो याद रखिएगा, आपकी जो सैम्पलिंग होती है, मतलब आपकी जो प्रतिचयन होते हैं, इसके दो टाइप होती है आपकी। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता प्रतिचयन में क्या होता है कि रिसर्चर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे नहीं रखकर, मतलब अपनी सुविधा और अंदाजे को का अनुमान लगाए बिना ही पॉपुलेशन में से अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि उनका सैंपल बन जाते हैं। मतलब उनकी जो जनसंख्या होती है उसमें से डायरेक्टली, मतलब रैंडमली अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिससे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है, मतलब जो शोध करता है, वो अपनी जनसंख्या में से अपने जो नमूने हैं उनको किस तरीके से चुनते हैं, वो अपने शोधकर्ता अपने सुविधा, अपने अंदाजे का अनुमान लगाकर जनसंख्या में से अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। ओके,
अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम हर एक विकल्प देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप गिवन है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब कौन सा संभवतः प्रतिचयन है और कौन सा गैर संभवतः प्रतिचयन है। सो ऑप्शन ए विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसे हम व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन उसके बाद आपको ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं इस स्तृतिक प्रतिचयन, देन क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में भी हम कहते हैं क्लस्टर प्रतिचयन। सो ये जो तीनों भी ऑप्शन है, तीनों भी जो विकल्प है, विकल्प ए बी सी, ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होते हैं, मतलब संभाव्यता नमूनाकरण के टाइप होते हैं। तो ये तीनों भी आपके संभाव्यता नमूनाकरण मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि कौन से विकल्प में हमें संभाव्यता नमूनाकरण का टाइप गिवन नहीं है। सो हमें ऑप्शन ए बी एंड सी में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता नमूनाकरण का, संभाव्यता प्रतिचयन का हमें टाइप गिवन है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका करेक्ट विकल्प और सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन डी विच इज कोटा सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं कोटा प्रतिचयन। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप होता है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होता है, जिसमें आप क्या करते हो और शोधकर्ता मतलब रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन होती है उनकी, पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उनका रिसर्च का एम है, जो उनके रिसर्च स्टडी का एम है, जो उनके शोध का एम है। तो यहाँ पर क्या किया, उनकी जो जनसंख्या है, ये रिसर्चर की जनसंख्या है, ये शोधकर्ता की जनसंख्या है। जनसंख्या में से शोधकर्ता ने अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने अंदाजे के हिसाब से क्या कर लिया, ऐसे ऐसे मेल को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे पुरुषों को सिलेक्ट कर लिया जो जिनकी जो एज है वो 40 के अबव है, जिनकी वर्ष कितनी है, 40 के ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, उन लोगों को अपनी सुविधा अपने अंदाजे के हिसाब से ले लिया कि उनको लगता है मुझे इन इन पुरुषों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनका ये सैंपल बन गया, उनका ये नमूना बन गया और इन पर शोधकर्ता अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, इन पर शोध परफॉर्म करेंगे। सो ये होती है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा, आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा सैंपलिंग विच इज कोटा प्रतिचयन। अगला प्रश्न, निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है, मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। सो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया। जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है, आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके, ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा।
उसी तरीके से विकल्प बी नरेशन, नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करता है, उस स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च। मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण। मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, आप बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उसका उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है। मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया। जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है। आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके, ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है। मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा।
उसी तरीके से विकल्प बी नरेशन। नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करते हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च। मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण। मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उसका उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है। मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश एक परिकल्पना का स्रोत नहीं है। डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। सो इस प्रश्न में हमें पता करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से हम हाइपोथेसिस का स्रोत नहीं कर सकते हैं। यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं कर सकते हो, ना ही हाइपोथेसिस का बना सकते हो। अब इस प्रश्न में के एक वर्ड आ रहा है, एक टर्म आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। ये होती क्या है, आपको पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। सो परिकल्पना, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसे हम कहते हैं टेंटेटिव। ओके, मतलब टेम्पररी, आप कुछ समय के लिए मान लेते हो ऐसा करने से हो सकता है आगे चलकर ऐसा हो जाए। यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। आप आपकी रिसर्च में कुछ चीजों पर भविष्यवाणी करते हो और उसी भविष्यवाणी को आप आपके शोध में आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की शोध के थ्रू आप उस भविष्यवाणी को आपके उसका परीक्षण करते हो। यानी आप आपकी परिकल्पना का बेसिकली उसका परीक्षण करते हो, आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं आपके रिसर्च में। सो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस ये होती है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक टेम्पररी स्टेटमेंट, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो, आपकी जो भविष्यवाणी आप करते हो उसी का आप आपकी शोध में परीक्षण करते हो, उसे क्या हम कहते हैं, परिकल्पना और हाइपोथेसिस। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना का स्रोत नहीं कर सकते हो, यानी हाइपोथेसिस ले डाउन नहीं कर सकते। सो
वन बाय वन हम सारे विकल्प देख लेंगे, सारे ऑप्शंस देख लेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है इंट्यूशन यानी सहज बोध। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाना विदाउट एनी प्रूफ। किसी चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आपको वो सारी चीजें समझ में आ जा रही है, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। ओके, इंट्यूशन क्या होता है कि आपको किसी फेनोमेना के, किसी टॉपिक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत जल्दी से, लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, विदाउट एनी प्रूफ आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसी को हम कहते हैं इंट्यूशन, यानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो यस, हाइपोथेसिस भी वही तो करती है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के बेसिस पर आप एक स्टेटमेंट देते हो और उसी स्टेटमेंट को आप प्रूफ करते हो। आपको हाइपोथेसिस ऐसी चीजों पर करनी चाहिए जो कि पहले से आपको प्रूफ नहीं हो। जो चीज प्रूफ नहीं होती उसी को तो हम टेस्ट करेंगे हमारे रिसर्च में। ओके, सो इंट्यूशन के हेल्प से, इंट्यूशन ये एक सोर्स है जिसके हेल्प से आप आपकी हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। अब नॉलेज क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज के एक्सपर्ट्स है, आप कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, सो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है कि हार्ट के बारे में, हार्ट डिसीज कैसे होती है, चेस्ट में पेन होने की वजह से, ब्लड लेवल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकता है हार्ट डिसीज हो रही हो। सो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। सो आपको जो भी ज्ञान होता है, आपको जो भी नॉलेज होता है, आपको एक पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में आपको जो भी आपको समझ होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज होती है बहुत सारी चीजों के बारे में, तभी आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। सो नॉलेज एक ऐसा सोर्स है, यानी ज्ञान एक ऐसा स्रोत है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो और परिकल्पना का आप स्रोत कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथेसिस को ले डाउन करने में। देन हम डायरेक्टली ऑप्शन डी देखेंगे, थ्योरी। थ्योरी यानी सिद्धांत। अब थ्योरी क्या होती है, याद रखिएगा, जब भी थ्योरी वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है, वो थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। ओके, तो थ्योरी जो होती है आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मान लीजिए किसी रिसर्चर ने, पुराने रिसर्चर ने किसी चीज पर थ्योरी डेवलप कर दी। ओके, वो थ्योरी का आप यूज करोगे आगे फर्दर रिसर्च करने के लिए, उस थ्योरी का आप यूज करोगे हाइपोथेसिस ले डाउन करने के लिए। मान लीजिए आगे और कुछ टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई दूसरा टॉपिक है उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसी थ्योरी का, जो पुराने रिसर्चर ने थ्योरी डेवलप करी उसी थ्योरी का यूज कर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे। तो यहाँ पर थ्योरी भी एक ऐसा सोर्स है, सिद्धांत भी एक ऐसा स्रोत है जिसके हेल्प से, एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो, हाइपोथेसिस को बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी दिया गया है ऊर्जा यानी एनर्जी, आप में जितनी एनर्जी होंगी उतनी अच्छी आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं? एनर्जी ये कोई टर्म नहीं होता, ये एक कोई सोर्स नहीं होगा जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस ले डाउन करेगा। तो यहाँ पर आपका एनर्जी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, लेकिन इंट्यूशन, नॉलेज और थ्योरी यानी सहज बोध, ज्ञान और सिद्धांत, एक ये तीनों भी एक ऐसे सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।